सैम पित्रोदा के इस सिख दंगों पर दिए बयान पर घमासान मचा है। देश में कई जगह सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैम के बयान के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी ने मौके को भांपकर इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। इतना सब कुछ हो गया है, बावजूद उसके सैम पित्रोदा कहते हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। शेम शेम शेम, फिर ये क्या बोल गए सैम? अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। 84 के दंगों को लेकर सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा, उसके बाद देश भर में बवाल हो गया। लेकिन इस बवाल को देखकर कम से कम सैम अब नहीं बोल पाएंगे। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि सैम का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ सिख समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव किया गया। सैम पित्रोदा का पुतला जलाया गया। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ये बड़ी बात नहीं लगती, हम इन्हें फांसी पे लटकवाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बहनें परेशान हो गई, यहाँ पर आई है। पूछिए इनसे इनका दर्द, हमसे पूछिए। हमने सब कुछ खोया है इस दंगों में, और आज वो हमारे लिए कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अमृतसर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सैम के खिलाफ विरोध जुलूस निकाला। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब से कि उन्होंने इन दंगों और श्री हरमंदिर साहिब पर आर्मी की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा दिया था। आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है जिसने इस्तीफा दिया था? मुख्यमंत्री की सीट का इतना लालच। भोपाल में सैम के पोस्टर लेकर लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। इस बाबत दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सैम पर सिख समुदाय की भावना भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के मन की बात है ये। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपराधिक चुप्पी साधे हुए या फिर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। आप 1984 का जो जघन्य नरसंहार था, दिल को हिला देने वाला नरसंहार था, उस पर आप कहते हुआ तो हुआ। यानी कि आप जो है वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सबसे नजदीकी थे और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाते हैं। अब जब इतना जिम्मेवार आदमी कह रहा 84 हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, यही कैजुअल एटीट्यूड है जिस करके 34 सालों तक हमारे कौम को हजारों सिखों के कत्लेआम का आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला जब तक हमारी सरकार नहीं आई। सैम के बयान पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है। कुछ नेता सैम का बचाव भी कर रहे हैं, जबकि कुछ पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, ये टाइम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन को होने दो, कौन किसने कुछ किया 84 में या किसी ने किया। लेकिन मोदी जी मुझे बता दें कि गोधरा में क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर थे, क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर अपने हल्के में, अपने स्टेट में। सैम पित्रोदा क्या है, क्या नहीं, कौन बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद खड़े होकर पार्लियामेंट में माफी मांगी। सोनिया गांधी जी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में माफी मांगी। बाकी छोटे मोटे लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, रोज कहां बोलते हैं, ये चीजें कोई मायना नहीं रखती। इस बीच सैम पित्रोदा का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन वो मोदी से पूछ रहे थे कि उन्होंने सिख दंगों पर अब तक कार्रवाई क्या की है। लेकिन बीजेपी ने उनके बयान में हेराफेरी की। First of all, that's wrong. And my message would be, let's talk about what have you done in the last 5 years. I would like
Prime Minister Modi to really focus on real issues and not divert attention here or there. अब सैम चाहे कुछ भी बोलें, कमान से निकले तीर की तरह उनकी जुबान से निकला बयान वापस तो नहीं आने वाला। और चुनावी मौसम में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर छोड़े भी क्यों। भारतीय जनता पार्टी राहुल के रफाल अटैक पर परेशान थी, काफी वक्त से उसकी काट ढूंढ रही थी, लेकिन ये काम बीजेपी के लिए सैम पित्रोदा ने आसान कर दिया। रही सही कसर पीएम मोदी ने पूरी कर दी। अपनी रैलियों में वो अब राजीव गांधी, सिख दंगा और सैम को आपस में जोड़कर जीत का कॉकटेल तैयार करने में जुटे हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। सैम की जुबान से जैसे ही सिख दंगों पर बयान निकला, उसे बीजेपी ने लपक लिया। अब देश के प्रधानमंत्री हर रैली में जाकर कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। कितनी असंवेदनशील रही है उसका प्रतीक है कल बोले गए 3 शब्द। ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये शब्द कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के इरादे हैं। वो 3 शब्द थे, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। आपको कहेंगे मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं जरा विश्वास डिटेल में बताता। कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। पीएम मोदी ने रोहतक में रैली करते हुए सैम पित्रोदा के सहारे पूरे गांधी परिवार को लपेटे में ले लिया। ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार है। ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं, उनके वो गुरु है। इन्होंने कल टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ, हुआ तो हुआ। भाइयों और बहनों, इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए मनुष्य मनुष्य नहीं है। 84 के दंगे की दहशत के बारे में पीएम ने बताया और सारा आरोप कांग्रेस पर जड़ते हुए कहा, कांग्रेस के इशारे पर रची गई साजिश। 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर इन दंगों के दौरान साजिश रचने, दंगों में शामिल रहने का आरोप लगा, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। कांग्रेस ने इसी अहंकार से देश को चलाया है। मोदी जहां भी जा रहे हैं, सैम के बयान को जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर है और मोदी फ्रंट फुट पर आकर बयानों के शॉट्स लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हॉट सीट भोपाल से जीत के लिए बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पूरी ताकत झोंक दी। भोपाल के एक मंदिर में आज सैकड़ों पंडितों ने साध्वी प्रज्ञा के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। इस पूजा पाठ में साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद रहीं। कभी वो कीर्तन करती नजर आईं तो कभी उन्होंने सुंदरकांड का खुद भी पाठ किया।
भजन कीर्तन के बाद साध्वी प्रज्ञा ने बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। चिलचिलाती धूप में साध्वी एक कार्यकर्ता की बाइक के पीछे बैठकर लोगों से मुलाकात करती नजर आई। और आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है और यहां 12 मई को वोट डाले जाने हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट प्रयागराज में आज समाजवादी पार्टी का रोड शो निकला। रोड शो में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन शामिल हुई। दोनों ने प्रयागराज और फूलपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। रोड शो में धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह भी पहुंचे थे। तपती धूप में लोग डिंपल और जया को देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। डिंपल ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। प्रयागराज में बीएसपी-एसपी गठबंधन के राजेंद्र सिंह पटेल चुनाव मैदान में हैं। राजेंद्र सिंह का मुख्य मुकाबला यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से है। वहीं फूलपुर लोकसभा सीट से एसपी ने पंधारी यादव को टिकट दिया है। प्रयागराज और फूलपुर में 12 मई को चुनाव है, जिसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। इसलिए समाजवादी पार्टी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई ने डर्टी रूप अख्तियार कर लिया। पर्चे से शुरू हुई जंग में आज पहले गंभीर ने आप नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा और इसके जवाब में आतिशी ने गंभीर की शिकायत दिल्ली महिला आयोग से कर दी। दिल्ली के दंगल में डर्टी पॉलिटिक्स। गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में न्यूज़पेपर में बांटा है। आतिशी के गंभीर आरोप पर घमासान। जिस तरह की भाषा गौतम गंभीर ने इस पर्चे में इस्तेमाल की है वो बहुत ही वाहियात है, उसको पढ़ना भी एक बेशर्मी है। गंभीर का आम आदमी पार्टी को मानहानि का नोटिस। अगर वो 23 तारीख तक प्रूफ नहीं लाते, क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतना दम है कि वो ये खड़े होकर कहे कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे? डीसीडब्ल्यू की चौखट तक पहुंच गई लड़ाई। कम से कम एक बार तो बोलते कि जो इस पैम्फलेट में लिखा है वो गलत है। वो कम से कम एक बार तो कहते कि मैं इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करता हूँ। दिल्ली में पर्चे पर डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का नोटिस भेजा है। केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया है। 23 तारीख को सबसे पहली चीज यही आपको देखने को मिलेगी कि मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लूंगा। लेकिन अगर वो 23 तारीख तक प्रूफ नहीं लाते, क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतना दम है कि वो ये खड़े होकर कहे कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे? लड़ाई तो फेयर होनी चाहिए ना। गंभीर के मानहानि के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। उन्होंने डिफेमेशन किया, मतलब खुद ही डिफेम करोगे और खुद ही हमारे ऊपर केस करोगे। ये तो वो गया ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हमारी चर्चा हुई थी आपस में और उसमें और भी जो सारी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं लीगल, इसको छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग इस तरह से सारी जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सब करेंगे। बीजेपी के नेताओं के वही बयान आ रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं जो पर्चे में लिखी हुई है और आज उनकी पूरी आईटी सेल की टीम वही बातें बोल रही है जो पर्चे में लिखी हुई है, वही भाषा इस्तेमाल कर रही है जो पर्चे में लिखी हुई है। ये बहुत गलत है। जो भाषा गौतम गंभीर ने अपने पर्चे में छपवाई वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष और तमाम नेता टीवी पे कह रहे हैं कि हाँ ये है, तो उसके बाद सबूत की और उस सब की गुंजाइश कहां बचती है? ये तो मतलब टीवी इंटरव्यूज में हमको हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं, पर्चे में हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं। इधर आतिशी भी गंभीर के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग पहुंच गईं। उन्होंने डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष को गंभीर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया, जिस पर आयोग ने गंभीर को नोटिस जारी कर दिया है।
हमने इस शिकायत में बीजेपी का नाम लिया है, गौतम गंभीर जी का नाम लिया है, पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली डीसीडब्ल्यू को एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, सारी एजेंसीज के साथ मिलकर। डीसीडब्ल्यू ने ऑलरेडी हमें बताया कि उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके पुलिस को ये मैटर भेज दिया है, लेकिन आज जो हमने उन्हें पैम्फलेट्स भेजे हैं पोस्टमार्क के साथ कि किस किस को एड्रेस किए थे, वो एज फर्दर एविडेंस भी पुलिस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब गंभीर और आतिशी के बीच चल रही डर्टी पर्चे की लड़ाई और डर्टी होती जा रही है। इस लड़ाई में एक साथ दो तलवारें चलाई जा रही हैं, एक चुनावी और दूसरी इस बात की कि कौन सच्चा और कौन झूठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश की मंडी में कांग्रेस को खूब कोसा। मंडी की रैली में पीएम के पहुंचने से पहले ही पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने हिमाचल को अपना बताया और कांग्रेस को देश का दुश्मन। मंडी में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप के लिए वोट मांगने पहुंचे, लेकिन उन्होंने लोगों से हिमाचल की चारों सीट एक बार फिर जिताने की अपील की। मंडी के मंच से पीएम ने भारत के शौर्य और पराक्रम की बात की और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला बोला। पूरे देश को भारत की शक्ति पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको ये पच नहीं रहा है। उनको हमारे देश के वीर सपूतों पर भरोसा नहीं है, जो भारत के टुकड़े करने और हमारे जवानों को लाचार करने की साजिश रचते हैं। क्या उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिमाचल की धरती से ऐसे दल और ऐसे दल की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मंडी की रैली में पीएम के साथ मंच पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जहां एक तरफ पीएम मोदी का विजन है, वहीं विपक्ष को तो ये भी नहीं पता कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। नरेंद्र भाई मोदी एक शब्द बोलते हैं, देश उस शब्द पर शोध करता है कि उस शब्द में क्या क्या अर्थ निकलते हैं। उस शब्द में विजन होता है, उसमें दिशा होती है, उसमें आने वाले समय का भविष्य होता है, उसमें आने वाले समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। और दूसरी तरफ कुछ समझ में नहीं आता है। मैं एक दिन देख रहा था वहां पर वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, सब दल ने इकट्ठा किया, मोदी रोको, पानी पी पी करके मोदी जी को गाली दिए जा रहे थे। सब लोगों ने मंच पर 15-16 पार्टी के नेता खड़े होकर के फोटो खींच रहे थे। हम इकट्ठा हो गए, अब मोदी देखते हैं कैसे आएगा। एक कवि ने कहा कि भाई आज जिंदगी में पहली बार एक साथ एक मंच पर एक समय थोक के भाव प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत की। कांग्रेस को घमंडी कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी उन्हें काम के आधार पर चैलेंज नहीं करती, बल्कि हवा में झूठ बोलती है। मैं कहता हूं, मैं गरीबों के घर में बिजली पहुंचा रहा हूं, जो उन्होंने वादा किया था नहीं किया, मैं पहुंचा रहा हूं। वो उसको चैलेंज करते। मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक हेल्थ के सेवा के लिए, अस्पताल की सेवा के लिए उनको मैंने व्यवस्था की, आयुष्मान भारत योजना की, उसको चैलेंज करते। किसानों के एमएसपी बढ़ा दिया और लागत का 1.5 गुना कर दिया, उसको चैलेंज करते। हमने रास्ते पहले की तुलना में डबल बना दिए, डबल स्पीड से बना रहे हैं, उसकी चर्चा करते। हम चाहते थे कि हमने रेलवे को डबल गति से पटरियां डाल रहे हैं, डबल गति से हम उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, उस पर सवाल करते हैं। कांग्रेस की मुसीबत है कि विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, विकास के मुद्दों के आधार पर जा नहीं सकते, इसलिए उनको हवा में से झूठ चलाना होता है, जिसके लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती है। झूठ बोलते रहो। और जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनता को जवाब दे हैं, हमें जनता को अपनी बात रखनी होती है, तो जहां जरूरत होती है वहां वो भी रखते हैं। वे मोदी को गाली देते थे। तीसरे चरण के बाद जब उनकी जमीन खिसक गई तो उन्होंने ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। अब 2 चीजें वो करते हैं, 1/3
मोदी को गाली, 1/3 ईवीएम को गाली और 1/3 इलेक्शन कमीशन को गाली, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने की कोशिश करता है, वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को गाली देना शुरू किया है। शिकायत यही है कि मोदी 5 साल कैंपेन मोड में ही रहे। एक्चुअली लोकतंत्र में जनता के बीच रहना मेरा दायित्व होता है। पहले जो नहीं जाते थे उनको पूछो कि क्यों नहीं जाते थे, तो मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूं। इन दिनों चुनाव को लेकर के मैं जाता हूं, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटों से जीतेगी। एनडीए के हमारे पार्टनर पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, पहले जिस भूभाग पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था या कम था, वहां भी हम बढ़ेंगे। एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में कमल खिलने वाला है। ये जितनी गालियां ज्यादा देंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, तो उधर कांग्रेस प्रियंका गांधी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में लगी नजर आ रही हैं। आज उन्होंने बस्ती और सिद्धार्थनगर में रैलियां की। दोनों ही रैलियों में उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रियंका ने मोदी सरकार पर किसानों, नौजवानों से फरेब का आरोप लगाया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाले जाएंगे। जनता में बहुत उम्मीद जागी, आशा जागी। उन्होंने सोचा कि हमारा विकास हो जाएगा, सरकार हमारी सहायता करेगी। बहुत भारी बहुमत से इन्हें आपने जिताया, लेकिन एक भी खाते में उन्होंने 15 लाख रुपए नहीं डाले। 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाएंगे। तो हर नौजवान के दिल में ये आशा पैदा हुई कि 2 करोड़ रोजगार पैदा होंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक घूमती हूं। मैं हर नौजवान से पूछती हूं कि आपको रोजगार मिला पिछले 5 सालों में? मैं सच बता रही हूं, मुझे एक ऐसा नौजवान नहीं मिला जिसने मुझे कहा हां दीदी 5 सालों में सरकार ने मुझे रोजगार दिया है। चुनाव में इन्होंने कहा था कि किसान की जो आमदनी है हम उसको दुगना करेंगे। 5 साल बीत गए, किसान की आज आमदनी लगभग आधी है जो 5 साल पहले से थी। गन्ना किसानों का बकाया नहीं दिया। और यहाँ चुनावी संग्राम के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश और मोदी सत्ता के लिए साथ साथ हैं। वो कसम खाएं कि चुनाव के बाद भी अलग नहीं होंगे। बीजेपी और जेडीयू जो है, चमक रहा है, यानी मोदी जी और नीतीश जी, ठीक है, एक दूसरे को संदेह शक की नजर से देखने का काम कर रहे हैं और स्वार्थ की नजर से एक दूसरे को देखने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बलियावी जी ने जो बयान दिया, पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के इशारे पे उन्होंने बयान देने का काम किया। एक दूसरे पर शक है, संदेह है और स्वार्थ है, जिस वजह से लोग साथ में हैं कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग मंदिर में जाकर के शपथ ले कि वो लोग एक दूसरे को छुरा पीठ पे नहीं भोंकेंगे और जनादेश का अपमान नहीं करेंगे। अगर संदेह नहीं है, स्वार्थ नहीं है,